मेरा मकान मालिक एक बहुत अजीब आदमी था, बस थोड़ा सा गुस्सा करता था, लेकिन उसने कभी मुझ पर कोई गलत नजर नहीं डाली थी। आज भी वो किराया मांगने आया था, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था। आज भी हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए ये खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। और मैंने उससे कहा कि आज मैं आपको आधा किराया दे दूंगी। पहले तो मुझे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती घर के अंदर बुला लिया। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ मेरे घर पर नहीं है और मैं इस वक्त घर पर अकेली हूँ। वो बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वह अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर लगी चादर को खींचकर फेंक दी और अपने बालों को बिखेर लिया और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़े और आस्तीन को फाड़ दिए। उसके तो दिमाग में भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी। मैं उसे पैसे देने के बजाय अपना घर और अपने आप को बिखेर दिया था कि मुझे लगा था कि इस तरह से हमारी जान छूट जाएगी। मेरी हरकत से वह बहुत ज्यादा डर गया था और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो। इससे पहले वह मेरी हरकत को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका ही नहीं मिला। छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से लगे हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पड़ी। आसपास वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वो मकान मालिक बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा था और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगी। मैं चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौटकर आ गई थी और वो ऐसा मंजर देखकर हैरान रह गई और जोर जोर से रोने लगी। मम्मी को पता नहीं था कि मैंने यह ड्रामा किया है। मम्मी भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी। जब मोहल्ले वालों ने मेरी मम्मी की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा। ये तो सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे की सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और यह घर इसके नाम करेगा। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया। वो शरीफ शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। सबने मिलकर उस पर इस कदर दबाव बनाया कि वो राजी हो गया। लेकिन सारे ड्रामे में मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मैं उसे बदनाम करवाकर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी। मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वह मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शादी के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में वहां पर सिर्फ मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए थे। मुझे लगा कि वो मकान मालिक मुझे बुरा भला कहेगा और वहां से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी पत्नी है, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा कि आज से आपकी बेटी आपके घर से रुखसत हुई, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ ही रहेगी। वो आदमी मुझे गुस्से में चीखता हुआ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया और एक कमरे में ले जाकर पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली है। अब मैं उसकी बीवी थी और वो मुझ पर पूरा हक रखता था। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सुलूक करता। कोई भी मुझे बचाने वाला नहीं था। वहीं कमरे का दरवाजा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। मैं पहली नजर में ही उसे पहचान गई थी कि वो मेरे मकान मालिक की पहली बीवी है। वो मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी। कुछ देर वो खामोशी से मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटके हुए बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो? तुम तो तैयार भी नहीं हुई हो। तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना है। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती हो? उसकी बात सुनकर मैं घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी यह मुस्कुराहट मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। मैं बहुत ज्यादा हैरत से उस सारे मंजर को देख रही थी। मैं उसकी सौतन थी और ये कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बातें कर रही थी। और फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा दोबारा से खुला और यह देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरी सौतन दुल्हा बने कमरे के अंदर आ रही थी।
उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकत से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरी सौतन तो बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी। अचानक इसको क्या हो गया? वो मेरे पास आई और वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथ में पड़ी एक छोटी सी डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिसमें एक खूबसूरत सोने की अंगूठी चमक रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। मेरी तरफ से तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वो तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं डरकर अपने बिस्तर पर उठकर खड़ी हुई। मैंने उसे गुस्से से कहा कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम कैसी बेहकी बेहकी बातें कर रही हो? उसने मुझे हाथ से पकड़ा और जबरदस्ती दोबारा बिस्तर पर बैठाकर कहने लगी। मैंने कहा, ना कि तुम मेरी दुल्हन हो, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बातें सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह से इस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाऊं। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उससे छूटकर दरवाजे के पास पहुंची। कुंडी खोलते ही मुझे मकान मालिक मोहन की शक्ल नजर आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी। पहले तो मोहन मुझे नफरत से देखने लगा और फिर उसकी नजर कमरे में बिस्तर पर बैठी अपनी बीवी पर पड़ी तो वो मेरे कमरे में चला गया और अपनी बीवी से पूछने लगा, सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहने लगी कि मैं तो दुल्हा बनी हुई थी, ये गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है। मोहन ने सलोनी को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो सलोनी, हम अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी आंखों से इन दोनों पति पत्नी को देख रही थी। वो दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई थी। काफी देर बाद मोहन वापस मेरे कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। फिर उसने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मोहन कहने लगा कि मेरी और सलोनी की शादी आज से 6 साल पहले हुई थी। इस शादी से हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद सलोनी प्रेग्नेंट हुई थी। हम बहुत ज्यादा खुश थे कि हम माँ बाप बनने वाले हैं, लेकिन 1 महीने बाद ही अचानक से सलोनी को मिसकैरेज हो गया और सलोनी से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो भगवान की देन है, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी नसीब करेगा। समझाने से धीरे धीरे सलोनी वापस जिंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 3 महीने ही बीते थे कि सलोनी दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज्यादा सावधानी बरती, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। 3 महीने बाद फिर से हमने अपना बच्चा खो दिया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर सलोनी पूरी तरह टूट गई। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभालता रहा। उसने जीना ही छोड़ दिया था। कुछ महीनों बाद जब ठीक हुई तो भगवान ने हमारी झोली में फिर से खुशियां भर दी। इस बार सलोनी प्रेग्नेंट हुई तो सारा दिन खोई बैठी रहती थी, अपनी जगह से हिलती डोलती भी नहीं थी। उसे डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे साथ फिर से वैसा ही हुआ। इस बार फिर से हमने अपना बच्चा खो दिया। सलोनी इस कदर टूट चुकी थी कि उसकी दिमाग की हालत खराब हो गई और पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वो छोटे बच्चों की तरह खेलना कूदना शुरू कर देती तो कभी दुल्हा बनकर बैठ जाती, कभी खुद को दुल्हे की तरह तैयार कर लेती, कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास अपनी बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सलोनी के इलाज के पीछे सब कुछ खत्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा सब कुछ बिक गया। एक दुकान और एक वही घर बच गया था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता था, क्योंकि सलोनी के इलाज पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आ जाता था। मोहन ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और कहने लगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानियों में गिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया और मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैं गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कहा करती थी। अब अपने आप पर अफसोस होने लगा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ ही ये क्या कर दिया।
उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था और मैं उसे गुस्से वाला और जालिम समझती रही। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर दुख छुपाए हुए होता है। हम उसके रवैये से जज करते हैं, लेकिन हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। मोहन का सच जानकर मैं उनके पैरों में गिर गई और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी। मोहन ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मुझे माफ कर दिया। मैंने मोहन से वादा किया कि आज के बाद मैं सलोनी का ख्याल रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। सलोनी के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपनी दुकान पर ध्यान दीजिए, शायद इस तरह हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए। अगले ही दिन से मैंने सलोनी की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। कभी वो मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी दुल्हा, और कभी मेरे साथ हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती। मैं उसे वक्त पर दवाई देती रही और वक्त के साथ साथ वो भी पहले से बेहतर होती जा रही थी। और इस बात से मोहन भी बहुत खुश है कि जिंदगी धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है। मोहन ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपनी खुशी से मुझे मेरा हक दे दिया। सलोनी की हालत भी बेहतर हो चुकी थी। मोहन ने अपनी दुकान पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनकी दुकान भी पहले की तरह हो गई थी। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।